सबसे पहले डिस्पर्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेटा में जो डिस्पर्शन है वो ये कहता है टू डिस्ट्रीब्यूशन में बी आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक that is central tendency and yet they may differ on the account of scatterness. So dispersion is nothing but scattering. इसलिए मैंने वो प्रिज्म वाला एग्जांपल दिया था, उसके स्कैटर हो जाती है लाइट और 7 कलर्स में दिखने लगती है एक वाइट बीम ऑफ लाइट जो सन से आ रही है. सो बेसिकली वो डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को जब हमें एनालिसिस करना है तो हम सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ उसके स्कैटरनेस को भी देखते हैं कि आखिर डेटा फैला कितना हुआ है, तभी हम उस पर सही अंदाजा लगा पाएंगे. ये सब कहानी क्यों होती है? पूरा स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा साइंस है. पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं या जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उससे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं या कुछ फ्यूचर की आने वाली वैल्यू को एंटिसिपेट करना चाहते हैं, इसीलिए हम डेटा एनालिसिस करते हैं. तो डेटा एनालिसिस में जितना इंपॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसी है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उस डेटा का डिस्पर्शन, मतलब वो कितना फैला हुआ है डेटा, स्कैटर्ड कितना है. आगे देखो लिखा है द फॉलोइंग फिगर शोज अ नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ऐसा हो सकता है कि मैं दो डेटा दूं तुम्हें, दो डिस्ट्रीब्यूशन दूं डेटा के, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी सेम आए पर उनकी रेंज अलग अलग हो. इट इज पॉसिबल. मैं एक छोटे एग्जांपल पे ले लेता हूं. 9, 12, 13, 15, 16, 18, 20. अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसका मीडियन निकालो तो पता है मीडियन कितना आएगा? 15. और एग्जाम्पल के लिए सपोज ऊपर भी देखो मीडियन कितना है? 15. हाँ बस यही दोनों डेटा पे बोल रहा हूं मैं. ये x है, ये y है. मैं कह रहा हूं ऊपर भी मीडियन कितना है? 15. अरे अरेंज है ना, ऑलरेडी आइडेंटिकल है ना. और सेंटर पोजीशन पे कौन लिखा हुआ है? 15. नीचे भी कितना लिखा हुआ है? दोनों डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, सेंट्रल टेंडेंसी सेम है, लेकिन स्कैटरनेस भी अलग अलग है. देखो ऊपर वाला डेटा ज्यादा स्कैटर्ड है, वो 30 तक जा रहा है, छोटा नीचे वाला डेटा केवल 20 तक जा रहा है. तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी तो सेम है लेकिन स्कैटरनेस अलग अलग है. ज्यादा अच्छा एनालिसिस कहां पे हो पाएगा पता है? स्कैटरनेस जितनी कम होगी उतना सटीक या उतना एक्यूरेट अंदाजा लगा पाओगे. स्कैटरनेस बहुत ज्यादा होगी तो अंदाजा सही लगाने में दिक्कत आएगी. आई होप कुछ कहानी समझे कि हम ये क्यों पढ़ते हैं ना. तो डेटा एनालिसिस में जितना इंपॉर्टेंस सेंट्रल टेंडेंसी का है उतना ही इंपॉर्टेंस स्कैटरनेस का भी है. ये एग्जांपल क्या दिया हुआ पता है? आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर आइडेंटिकल है सब में, मीन एक ही जगह आ रहा है यहां पर. ये वाले पॉइंट कम स्कैटर्ड है और ये वाले पॉइंट ज्यादा स्कैटर्ड है. अरे बात समझ में आई? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कहलाता है. ये आगे हम इस पे बहुत बातें करने वाले हैं. और प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए ये मैंडेटरी है कि ये समझ में आना चाहिए, नहीं तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आएंगे. आई मेरी बात समझ में? इस पोजीशन पे म्यू इक्वल टू 0 होता है, ये मीन पोजीशन है, ठीक है. और ये बाकी का जो एरिया है ये स्कैटरनेस दिखाता है कि डेटा यहां से लेके यहां तक मिलेगा. कोई डाउट? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बोलते हैं, बेल शेप में बनता है. इसको काफी देखना है आगे के टॉपिक्स में. मैं अभी के लिए केवल इतना ही बता रहा हूं कि आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एग्जांपल है जिसमें स्कैटरनेस अलग अलग है. तो पहले वाले का स्कैटरनेस कम है और जो सबसे आउटर वाला ग्राफ दिख रहा है उसका स्कैटरनेस बहुत ज्यादा है, जबकि सबकी सेंट्रल टेंडेंसी सेम. कोई दिक्कत? इस पर अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ अलग चैप्टर्स में, खासतौर पर प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में. आगे देखते हैं डिस्पर्शन फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब डिस्पर्शन को डिफाइन कर रहे हैं. वो क्या डिफाइन कर रहे हैं? इट मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन. अब जब मैं कह रहा हूं कि डिस्पर्शन इज नथिंग बट स्कैटरनेस, तो स्कैटरनेस क्या होती है? ये देखो मैं यहां पे डायग्राम बना के दिखा रहा था कि स्कैटरनेस क्या होती है. स्कैटरनेस का मतलब होता है कि सपोज ये तुम्हारी सेंटर पोजीशन है,
मतलब एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू से तुम कितना दूर तक फैले हुए हो, बेसिकली तुम डेविएशन देख रहे हो। कहां से? सेंट्रल वैल्यू से, मतलब मीन से। आ रही है मेरी बात समझ में? तीन सेंट्रल वैल्यू है तो डेविएशन तीनों से देख सकते हो। डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीडियन, डेविएशन फ्रॉम मोड। लेकिन मैथमेटिकल तो एक ही है ना, कौन सा? मीन। बाकी दोनों मैथमेटिकल नहीं है। इसीलिए वो जो मीन से अपन डेविएशन देखते हैं, देखना देखना कोई फॉर्मूला बनने वाला है। मीन से जब हम डेविएशन देखते हैं, अगर उस डेविएशंस का एवरेज कर दूं, क्या ऐसे करने से ही मैं बोल के कर दिया मैंने एवरेज? ये डेविएशंस है, एक्स माइनस एक्स बार डेविएशन है। अरे ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, एक्स की वैल्यू लिखी हुई है 2 3 5 7 9, इसका एक एक्स बार निकाला, फिर इसका डी निकाल दिया, तो ये सब डेविएशंस है। डेविएशंस का मैंने किया सम ऑफ ऑल डेविएशंस, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एवरेज डेविएशन कहलाएगा? बोलो हाँ या ना। और अगर इसे हम एवरेज डेविएशन बोलेंगे और ये मीन से निकाला है, तो यही है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला करके पढ़ा है तुमने? फॉर्मूला कुछ नहीं है, सारे डेविएशंस का एवरेज कर दिया है, बस यही कंसेप्ट है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो एवरेज डेविएशन है और जो मीन से निकाला जाए, तीन सेंट्रल टेंडेंसी है तो डेविएशन तीन निकल सकते हैं, पर स्टैंडर्ड उसी को बोला गया जो मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी से डेविएशंस निकाले गए। बाकी दोनों सेंट्रल टेंडेंसी मैथमेटिकल नहीं थी, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार से ही निकाला गया। और बेसिकली कुछ नहीं है, हर ऑब्जर्वेशन को मीन से डिस्टेंस देख लो, वो डेविएशन है। अरे हाँ कि ना। और ये एवरेज कर रखा है और कुछ नहीं है, सम कर दिया डेविएशंस का, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दी। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आई या ऊपर से जा रही है सब? आ रही है। मैंने तो सबसे हेवी वेट पहले ही बता दिया तुम्हें, स्टैंडर्ड डेविएशन। पर डेविएशन कई तरह के होते हैं, वो कहानी अब आएगी। वो बोल रहे हैं यूजुअली द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या लिखा है? डिस्पर्शन में बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन यूजुअली फ्रॉम एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डेविएशन कहां से देखे जाएंगे? सेंट्रल टेंडेंसी से देखे जाएंगे। मीन से भी, मोड से भी, मीडियन से भी, तीनों से देखे जा सकते हैं डेविएशंस। भाई जो एवरेज वैल्यू है वहीं से तो देखेंगे डेटा कितनी दूर तक जा रहा है, यही उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है सारी। राइट। तुम्हें छोटा दिख रहा है यार, शिट मैं भूल ही गया। अब दिखेगा ना बराबर? ओके आगे। मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। और ये देखो, ये बचपन से तुमने पढ़ा है, बट मैं तुम्हें फिर से समझाऊं। एक होते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स, और डिस्पर्शन वर्ड छोड़ो, जब भी कोई मेजर्स पढ़ने हैं तो एक होते हैं एब्सोल्यूट और एक होते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो वैल्यू में हम निकाल सकेंगे, और रिलेटिव मतलब जो परसेंटेज या कंपैरिजन में निकाल रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिलेटिव। वो वर्ड ही बना ना रिलेटिव, मतलब वो किसी को किसी से कंपेयर करके बनता है। वो परसेंटाइल वाला कंसेप्ट जो है कि तुम कोई एग्जाम देते हो और तुम्हारे परसेंटाइल कितने बने हैं वो निकलता है, वो रिलेटिव मेजर है। क्योंकि अगर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है और जो हाईएस्ट पोजीशन मार्क्स लेके आ गया है बच्चा, वो भले ही 75% मार्क्स लाया हो, पर वो हो जाता है 100%। अब तुम उससे कंपेयर होते हो और पीछे की सीट्स भरती जाती है, इसीलिए वो किसी परसेंटाइल पे जाके सीट्स फुल हो जाती है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? ये रिलेटिव मेजर था सीट्स को फिल करने का। एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है? ये कि भाई तुम जो सीए की एग्जाम दे रहे हो, अगर तुम हर सब्जेक्ट में 40% मार्क ले आते हो और ग्रुप एज अ होल 50% क्रॉस कर जाते हो तो तुम पास हो जाओगे। ये तुम्हारे पासिंग का एब्सोल्यूट मेजर है। यहां पे किसी से कोई कंपैरिजन हुआ ही नहीं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई मेजर हम निकाल रहे हैं, जैसे निकाल देते ना सेंटीमीटर में कितना डिस्टेंस है, तो तुमने कौन सा मेजर निकाला? एब्सोल्यूट मेजर। लेकिन कल मैं इतने मीटर चला था, आज मैं इतने मीटर चला हूं, इन कंपैरिजन टू कल मैं आज कितना चला हूं, इस तरह के मेजर निकालने लगोगे तो वहां सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, केवल परसेंटेज में बात आएगी। या
डेसिमल में बात आएगी, डेसिमल परसेंटेज एक ही बात होती है, 0.5 बोलो या 50% बोलो, देयर इज नो डिफरेंस, बस बोलने का तरीका अलग है, जिसमें यूनिट होती नहीं है। इसलिए तुमने ये भी पढ़ा था कि रिलेटिव मेजर्स जो होते हैं वो यूनिट फ्री मेजर्स होते हैं, और जो एब्सोल्यूट मेजर होते हैं वो यूनिट फ्री नहीं होते। अरे ये तो 9-10 से कहानी चालू हो जाती है ना। तो वही वाली बात है कि अब मैं ये वर्ड के साथ बोल रहा हूं, डिस्पर्शन के भी दो मेजर्स हैं, कुछ है रिलेटिव मेजर और कुछ है एब्सोल्यूट। अरे जो रिलेटिव होंगे वो कंपैरिजन वाले मेजर होंगे, वही जो एब्सोल्यूट मेजर होता है उसी को रिलेटिव बना देते हैं, कुछ नया नहीं है। जैसे कि रेंज एब्सोल्यूट मेजर है, और अगर मैं रेंज का कोएफिशिएंट निकाल दूं तो रिलेटिव मेजर है, रेंज निकाल के उसी का कोएफिशिएंट निकाल दिया जाता है, उसको कंपेयर कर दिया जाता है। रेंज कोई किसी चीज से कंपेयर कर दूंगा तो वो उसका क्या बन जाएगा, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब रिलेटिव डिग्री, दैट्स इट। ठीक है। मीन डेविएशन तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हाँ यहां नाम देखना ध्यान से, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कोई कंसेप्ट नहीं होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव मेजर, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय इटसेल्फ इज अ एब्सोल्यूट मेजर, यूनिट्स में आएगा, लेकिन उसका रिलेटिव मेजर जब किसी को कंपेयर करके निकालोगे उसको तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के लिए नहीं, सीए फाइनल तक। यही है जो हम आगे लेके चलेंगे, एक स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा ये फाइनेंस में इसका जबरदस्त इस्तेमाल है, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हम पढ़ रहे हैं इनके बेसिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं, आगे जाके ये बहुत इस्तेमाल होने वाले हैं। ऐसा मत सोचना कि केवल इस साल का पेपर निकाल के बात खत्म हो गई इस टॉपिक की, इस टॉपिक की, बाकी सब की नहीं। प्रोबेबिलिटी को टेंशन नहीं, पढ़ो भूलो, पास करो खत्म करो, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ो खत्म करो, कुछ रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत काम का है, ये और एक वो चैप्टर जिसमें मैंने प्रेजेंट वैल्यू सिखाया है, ये दोनों कोर हैं आगे फाइनेंस के, इनके बिना फाइनेंस नहीं सीख सकते। ठीक है। अगला भी है क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोफिशिएंट। तो जो इंटरेस्टिंग है वो तो मैंने तुम्हें बता दिया कौन से हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये बहुत दूर तक जाने वाले हैं हमारे साथ। वी मे नोट दैट फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर का डिफरेंस लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट मेजर डिपेंड ऑन यूनिट्स, मैंने कहा था ये यूनिट फ्री नहीं होते, इसके आंसर हमेशा यूनिट में मिलेंगे। ठीक है। और रिलेटिव मेजर कैसे होते हैं, रिलेटिव मेजर्स कैसे होते हैं बोर्ड पे देखोगे तो दिख जाएगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया। अगला वो यूनिट फ्री होते हैं। फॉर कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस रिलेटिव मेजर्स आर नॉट एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। देखो क्या लिखा है, फॉर टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर दो या दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है तो रिलेटिव मेजर्स काम के हैं या एब्सोल्यूट, रिलेटिव। अरे यार उससे उसको कंपेयर करना पड़ेगा ना, जैसे कोरिलेशन दो डिस्ट्रीब्यूशन से ही निकलता है, अकेले डिस्ट्रीब्यूशन से कोरिलेशन नहीं निकल सकता। भाई रिलेशन तभी ढूंढेंगे जब दो चीजों की, बात समझ में आ रही है। और इसीलिए उसमें जो मेजर निकला था, अगर बचपन याद हो तो स्मॉल आर निकाला था तुमने कार्ल पियर्सन का, तूने कभी पढ़ा कोरिलेशन, पढ़ा है तो आर निकाला था भाई, कुछ याद नहीं। आर की वैल्यू मैं बोल -1 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेगी, परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और 0 आ गई तो नो कोरिलेशन। ऐसा कुछ भी याद नहीं है, थोड़ा भी नहीं। आर की वैल्यू कोई यूनिट्स में नहीं आती थी। तो अगर दो डिस्ट्रीब्यूशन को एक साथ एनालाइज करोगे तो हमेशा जो मतलब मेजर निकालोगे वो हमेशा कौन सा होगा, रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात। अरे यार वो कंपटीशन थी ना एग्जाम जिसमें लिमिटेड सीट्स हैं, इसमें कोई लिमिटेड सीट्स नहीं है, तो एब्सोल्यूट नंबर्स ही काफी होते हैं पास या फेल होने के लिए, लेकिन वहां रिलेटिव मेजर है, कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन तो तभी होगा जब रिलेटिव मेजर लगाओगे। तो टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस अगर हैं तो रिलेटिव मेजर से ही बात बनेगी, एब्सोल्यूट मेजर से बात नहीं बनेगी।
compared to absolute measure of dispersion, relative measure of dispersion are difficult to compute. एक पॉइंट हो गया डिफिकल्टी पे। तो बहुत सिंपल से दो तीन डिफरेंसेस हैं, है ना। ये तो वैसे भी हमारा पेपर जो है ऑब्जेक्टिव है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन के साथ आएगा। इसको पढ़ने की अप्रोच लॉ वाली नहीं हो सकती कि अपन हर चीज पे बहुत डिटेल में जाके डिस्कस करके उसको दिमाग में सेट करके फिर उसको लिखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इसकी अप्रोच अलग होनी चाहिए, सोचने की, बोलने की। इसे रिपीटेटिवली पढ़ो, इसके तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखो बस। समझ में आई मेरी बात? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब वो बोल रहे हैं आइडियल मेजर में क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो उन्होंने कहा जो प्रॉपरली डिफाइन हो, जो इजी टू कॉम्प्रहेंड हो, समझाना आसान हो, इजी टू सिंपल टू कंप्यूट हो, और बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन हो, किसी भी ऑब्जर्वेशन को छोड़ा ना जाए जिसको कैलकुलेट करने में। वो है आपका बेस्ट या सबसे सिंपल, आसान, राइट? ओके। unaffected by sampling fluctuation and amenable to some desirable mathematical treatment। बेसिकली आखिरी में ये भी ले आए वो कि जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो, जो मैथमेटिकल हो नेचर का, वो ही बेस्ट या आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन बनेगा। और तुम्हें बता दूं, एक ही है इनमें से जो ये सारे कैरेक्टर पूरे करता है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप बात समझ में आ रही है। अब एक एक करके सारे शुरू होने वाले हैं। सबसे पहला वाला तो सबसे इजी है, उसको बोलते हैं रेंज। और इसका मतलब सिंपल है कि डेटा का स्कैटरनेस मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होता है। अगर क्लास इंटरवल पे है तो सबसे आखिरी वाली वैल्यू माइनस सबसे छोटी वाली वैल्यू, जहां से शुरू हुई थी क्लास। डेटा वहां से लेके वहां तक स्कैटर है। अगर एग्जाम 100 नंबर की हुई है तो 0 से लेके 100 नंबर तक आ सकते हैं, तो फिर आपका डेटा का स्कैटरनेस 100 से 0 मिलेगा। और अगर वो उसमें नेगेटिव मार्किंग वाली एग्जाम है तो फिर स्कैटरनेस में पीछे भी जाना पड़ेगा। अगर 0.25 माइनस हो सकती है तो भाई सारे क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं, इसलिए स्कैटरनेस मिलेगा -25 से लेके 100 तक। अरे आया समझ में? तो डेटा स्कैटर कहां तक हो सकता है? तो रेंज सबसे सिंपल मेजर है डिस्पर्शन कैलकुलेट करने का। रेंज में बी डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। बात खत्म। रेंज को क्या डिफाइन कर सकते हैं? डिफरेंस निकाल दो, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन माइनस सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन, L माइनस एस। ये हो गया एब्सोल्यूट मेजर। इसमें यूनिट बचेगी ना। अरे यार, अगर 100 मीटर है मैक्सिमम और 10 मीटर है मिनिमम, तो 90 मीटर की रेंज आएगी ना। रेंज मीटर के साथ आ रही है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलता है? L माइनस एस के डिवाइड में L प्लस एस रख दो, तो इसका क्या निकल जाएगा? कोफिशिएंट। मतलब कि ऊपर वाले एग्जांपल पे रखूं तो मैं 100 माइनस 10 अपॉन 100 प्लस 10 रख दूं, निकल गया कोफिशिएंट। और पता है ना, ऊपर भी मीटर मीटर है, नीचे भी मीटर मीटर है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, आंसर केवल परसेंटेज या डेसिमल में आएगा। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर लो, अदरवाइज डेसिमल में आएगा। कोई समस्या है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। वो लिख रहे हैं फॉर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड मैंने चार्ट बनवाया था, डेटा या तो अनग्रुप होगा या तो ग्रुप होगा। ग्रुप में दो कैटेगरी हो सकती है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। जब ग्रुप बोलते हैं हम, मतलब कि हम दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं। ग्रुप मतलब फ्रीक्वेंसी है, भले वो डिस्क्रीट नेचर पे हो या कंटिन्यूअस नेचर पे हो। रेंज इज डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम क्लास बाउंड्रीज। मतलब ये कंटिन्यूअस वाले पे आ गया। एक्सट्रीम क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री समझते हो ना? क्लास इंटरवल बनाए थे, इंटरवल तो क्लासेस हुई अलग अलग, बाउंड्री मतलब सबसे नीचे और सबसे ऊपर। आई होप बात समझ में आ गई। तो उसकी डेफिनेशन में इतना सा चेंज हो जाता है अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी है। द करस्पॉन्डिंग रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम क्लास बाउंड्री टू द टोटल ऑफ दीज क्लास बाउंड्रीज। वही L माइनस एस अपॉन L प्लस एस को लैंग्वेज में लिख दिया। आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। आया समझ? क्वेश्चन तो इस पे आता है जो हम अगली बात पढ़ रहे हैं। याद है सेंट्रल टेंडेंसी? तूने तो किए हैं क्वेश्चन, उसने नहीं किया। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन दी हो और x बार दिया हो,
तो मैं y बार निकाल सकता हूं, और एक्चुअल में इक्वेशन ऐसे कुछ दे देता है वो 3y + 2x = 20। तो पहले अपन इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद अगर उसने x बार दिया है तो x बार की जगह पे हम बोलते हैं कि भाई ये इक्वेशन ऐसे होगी। क्यों होगी पता है? क्योंकि मीन इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। ये दोनों कौन है, भूल तो नहीं गई नाम? चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन, याद आया? हाँ, ये स्केल को दिखाता है और ये ओरिजिन को दिखाता है, और ये दोनों सपोर्ट करता है। और ना सिर्फ मीन, मीडियन और मोड, तीनों सेंट्रल टेंडेंसी, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हम कह देते हैं कि जब आप x बार बता रहे हो तो हम y बार निकाल देंगे। और ये कंसेप्ट वही है ना जो मैंने छोटे में सिखाया था, कि अगर सब में मल्टीप्लाई कर दूं कांस्टेंट का तो अगला मीन अपने आप बता सकता हूं मैं, सब में प्लस कर दूं तो अगला मीन अपने आप बता सकता हूं मैं। तो उससे यही इक्वेशन तो बनी कि उस मीन में मल्टीप्लाई कर दो और उस मीन में ऐड भी कर दो तो दूसरा आ जाएगा। याद आया कि भूल गए हो? तो हमने ये पढ़ा था कि सेंट्रल, इसकी कहानी का कंक्लूजन क्या है जो दिमाग में रखना है? सेंट्रल टेंडेंसी सपोर्ट करती है बोथ चेंज इन स्केल को और चेंज इन ओरिजिन को, लेकिन 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 डिस्पर्शन केवल सपोर्ट करता है चेंज इन स्केल को, चेंज ऑफ ओरिजिन को सपोर्ट नहीं करता है। मतलब y = ax केवल कहानी इतनी है, प्लस भी नहीं आ सकता, चेंज ऑफ ओरिजिन को सपोर्ट ही नहीं है। केवल किसका सपोर्ट है? स्केल का, स्लोप का सपोर्ट है, डिस्पर्शन, स्कैटरनेस। अब देखो यहां पे, इसीलिए रेंज ऑफ y = मोड b रेंज ऑफ x लिखा है, क्योंकि इक्वेशन केवल इतनी है। इसीलिए वो बोल रहे हैं रेंज ऑफ y, अगर मुझे x की रेंज दे दी जाए तो मैं y की रेंज निकाल दूंगा, क्योंकि ये चेंज ऑफ स्केल को, चेंज ऑफ ओरिजिन को सपोर्ट नहीं करते। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में कोई भी, सारे मेजर केवल चेंज ऑफ स्केल को सपोर्ट करते हैं। अगर ग्राफ पे शक्ल बनाऊं इनकी तो पता है ये इंटरसेप्ट का कोई रोल नहीं है, जो कुछ है वो किसका रोल है? वो रोल केवल और केवल स्लोप का है। अरे समझ में आता है? स्लोप, स्लोप का छोटा सा फिगर फिर बनाता हूं। अभी मैं इसलिए भी ये, मेरे को इस पे बहुत सारे डिस्कशन तुमसे करने पड़ेंगे माइक्रो और मैक्रो में, मेरे को मेरे तरीके से समझाना पड़ेगा एक बार माइक्रो। अगर मैं कहता हूं ये कोऑर्डिनेट है ना, छोटा सा एग्जांपल, टेंशन नहीं लेना, ये y1 है, ये x1 है, यहां पे x1, y1 ढूंढ दिया हमने। याद आया बचपन कुछ? हाँ। फिर मैं कहता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू यहां पहुंच जाएगी ना, तो y भी बढ़ेगा। वैसे भी ये डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, तो x बढ़ता है तो y भी बढ़ेगा, और एक नई x2 पे एक नई y2 आ जाएगी। तो अगर कोई पूछे कि इसका स्लोप क्या है तो हम बोलेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कर लो। तो हर बार उसी वैल्यू से चेंज आएगा, तभी ये लाइन है। अगर इसकी गारंटी नहीं होती तो ये लाइन नहीं होती। अगर ये लाइन है तो इस बात की गारंटी है कि हर बार ये सेम रिलेशन चेंज होगा। कुछ समझ में तो आ रहा ना अभी? तो स्लोप ऐसे निकालते, अरे ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये स्लोप है। तुमने इसको MRS करके पढ़ा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कुछ याद आ रहा है? और भी दुनिया भर की जगह पढ़ा है वहां पे। तो ये बेसिकली यही पढ़ रहे थे तुम। तो चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई का रिलेशन, तो हम कहते हैं डिस्पर्शन में ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है। सेंट्रल टेंडेंसी को ओरिजिन से फर्क पड़ता है कि वो स्टार्ट कहां से हुई, एंड कहां हुई। स्कैटरनेस को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे दो डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास एक्स और वाई, उसमें से एक का स्कैटरनेस पता है और वो रिलेट कर रहा है दूसरे से, तो मुझे ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहां पे जो हम ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, यहां ये याद रखना प्लस ए नहीं आएगा, बस इतनी सी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है मोड।
सर ये मोड क्यों है, ये है ना ये मोड, याद है ना बचपन में मोड का इस्तेमाल ये कहते हैं कि भाई जहां पे साइन इररिलेवेंट हो उसको मोड से डिनोट किया जाता है। अगर मैं कहता हूं मेरा उम्मीद है कि मेरे 10 मार्क्स आएंगे, हो सकता है मुझे 11 मार्क्स आ जाए, हो सकता है मुझे 9 मार्क्स आ जाए, हो सकता है कुछ और मार्क्स आ जाए, मेरी बात समझ रहे हो? डेविएशन तो डेविएशन है, चाहे वो पॉजिटिव हो या, इसीलिए इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, मोड। अरे कुछ समझ में आया कि ऊपर से जा रही है सब बातें? हाँ। तो वो जो वैल्यू है, जिस जो रिलेशन दिखाती है एक्स और वाई में, वो मोड में क्यों है? क्योंकि डेविएशन में साइन का कोई मतलब होता ही नहीं, साइन डज नॉट हैव एनी मीनिंग इन डेविएशन। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हम जो पढ़ रहे हैं रेंज, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं कितने बच्चों जैसे होते हैं। देखो फॉलोइंग, वो 3 कंसेप्ट पे खत्म हो जाएंगे। फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स, कितने वर्कर हैं, 8। क्या है वो, ये रहे। बोल रहा है रेंज निकाल दो, सबसे छोटा ढूंढो सबसे बड़ा ढूंढो, डिफरेंस देखो, हो गई रेंज। कौन है सबसे छोटा, 52 सबसे छोटा है, अच्छा 50 है, और सबसे बड़ा 96 और 50 का डिफरेंस 46, ये आ गया आंसर। अगर बोले कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो तो इन्हीं दोनों को यूज करो, न्यूमरेटर में रेंज और डिवाइड में ऐड कर दो, ये हो गया, इंटू 100 कर लो, कैलकुलेटर लाए नहीं होगे, हाँ तो ये निकल जाएगा। लाए हो, चलो अप्लाई करा तो क्या करोगे, कैलकुलेटर पे सबसे पहले क्या लिखोगे, 96 माइनस 50 कितना आया, 46, इसको m प्लस कर दो, देखो आज जादू। चलो अगला देखो, व्हाट इज द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स। क्वेश्चन पहला वाला डेटा से समझो, डेटा से, अनग्रुप डेटा था, ये कौन सा वाला हो गया, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में भी दो कहानी थी, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस, ये कौन सी वाली कहानी है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस अगर वो बना हुआ दिख नहीं रहा है तो पहले बनाना पड़ेगा। पहली वाली क्लास 54 पे खत्म होकर अगली क्लास 55 पे चालू होगी, तो इसको कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे, लोअर में एलसीएल और छोटी कर दो 0.5 से एक, और यूसीएल बढ़ा दो 0.5 से, हमेशा 0.5 से ही करते हैं, उसके आधे से। अगर ये 2 का डिफरेंस होता तो 2/1, सॉरी 2/2, 1 से डिफरेंस से करते, लोअर लिमिट को और छोटा, अपर लिमिट को बड़ा, हर बार करोगे तो ये मैच हो जाएगी। अब मैच हो जाएगी उसके बाद फिर देखो, अगर मैच हो जाएगी तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन में, वो हमसे क्या पूछ रहा है, रेंज और उसका कोफिशिएंट। पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, ये 50 कितना हो जाएगा हमको पता है, 49.5। अरे ये बाउंड्री हो गई ना सबसे छोटी बाउंड्री, और ये कितना हो जाएगा 74.5 अपर क्लास बाउंड्री, हो गया ना। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 74.5 माइनस 49.5 आएगा 25 kgs, यही तो है। इसका कोफिशिएंट निकालो कैलकुलेटर पे खुद से, जल्दी से, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, निकल जाए तो बताना एक बार। देखो आगे, एग्जाम्पल 14.2.3, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन बाय, देखो एक्स और वाई रिलेटेड है, वो ऐसा बोल रहा है, और रिलेटेड है और ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई इज 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन वही ग्राफ पे प्रेजेंट होने वाली, और यहाँ पे वो बोल रहा है द रेंज ऑफ एक्स, बोले मैं बता देता हूँ 15 है, तो क्या तुम रेंज ऑफ वाई बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। पहले क्या करेंगे, इस रिलेशन को प्रॉपर बनाएंगे y के फॉर्म में, भाई हमें y की वैल्यू निकालनी है ना, तो अकेला y ले लो एक तरफ, तो 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 2x, फिर y इक्वल्स टू 10/3 माइनस 2/3x। ध्यान से, हाँ ध्यान से, मेरे लिए ये सब इररिलेवेंट है क्योंकि ये a है, ये क्या है अपना b, और b में भी मुझे साइन से मतलब नहीं है। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या बोला मैंने,
नहीं आया, फिर से रिपीट करूं? यहां ध्यान नहीं दे रहे थे तुम, आंसर ढूंढ रहे थे। मैंने पहले बोला ये पता है किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। मैंने कहा ये ए है, ये तो मेरे लिए है ही इररिलेवेंट। दूसरी बात मैंने बोला ये बी है, साइन के साथ ही देखते हैं हर चीज को, लेकिन मेरे लिए साइन भी इररिलेवेंट है, क्योंकि हमारे लिए वी नो दैट रेंज ऑफ वाई इक्वल्स टू मोड बी रेंज ऑफ एक्स। तो मोड बी मतलब मेरे लिए -2/3 का कोई मतलब नहीं है, इट इज 2/3। और रेंज ऑफ एक्स तो उसने गिवन है, क्वेश्चन में दी हमें, कितनी दी है? 15। तो ये आ गया 15, 15 टू ज़ा 30, आर वाई कितना आ गया? 10। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यही सॉल्व किया ना? कोई डाउट है तो बताओ। और वो अगर सेंट्रल टेंडेंसी पे इसी तरह की इक्वेशन का क्वेश्चन बनाता है तो वो तो दोनों को सपोर्ट करती है। तो इक्वेशन में हम केवल ये ऐसे लिखने की बजाय हम वो उसको वैसे लिखते हैं कि मीन ऑफ एक्स इक्वल्स, सॉरी, मीन ऑफ वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी मीन ऑफ एक्स। और वहां कहीं मोड नहीं है, जो जिस साइन के साथ है वो उस साइन के साथ ही आएगा, क्योंकि उसके लिए रिलेवेंट है साइन एवरेज के लिए। वो करते थे ना पार्टनरशिप में, प्रॉफिट है तो प्लस साइन के साथ, और नेगेटिव है तो लॉस को माइनस ही करना है, एवरेज वैसे ही निकलेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। ओके, तो ये रेंज का कहानी तो हो गई खत्म। देखो, मीन डेविएशन, पहले तो इस वर्ड पे ध्यान दो, डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या? सेंट्रल टेंडेंसी से ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन की दूरी, और कुछ नहीं होता। सेंट्रल टेंडेंसी से ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन की दूरी। सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी? तीन हो सकती हैं। तो मीन डेविएशन को तो शॉर्ट में अपन लिखेंगे एमडी, मीन डेविएशन। इसको कहां से निकाला जा सकता है? मीन से, या फिर कहां से निकाला जा सकता है? मीडियन से, या फिर कहां से निकाला जा सकता है? मोड से। तीनों से निकाला जा सकता है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ये तीनों तो क्या लिखे हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे ये हमारा डेटा है, ये सब क्या है? ऑब्जर्वेशन। हमने ये इस ऑब्जर्वेशन से पहले क्या निकालेंगे? एक्स बार। इसका एक्स बार कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, तेज चलाने की कोशिश करो। 5 + 8 + 10 + 10 + 12 + 9, फटाफट लिखो और डिवाइड में कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये घर पे रोज ऐसे ये क्वेश्चन करो तो ये रोज चलाना है कैलसी। हाँ, कितना आएगा? हे प्रभु, क्या हुआ? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ? अरे डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6, कितना आ रहा है? दोनों का 8.5 आ रहा है। इसका तो एग्जैक्ट 9 आ रहा है। ये गलत है कि तुम गलत हो? ये गलत है। चलो मैं देखता हूं। 10 20, 20 और 12, 20 और 12 हो गए 32, 32 और 9 41, 41 और 8 49, 49 और 5 54, 54 डिवाइडेड बाय 6। तुम क्या कर रहे हो? दोनों 8.5 कैसे आ गया है? ये 9 है मीन, चलो ये 9 हो गया, ये 9। अब 5 में से 9 माइनस किया, डेविएशन को साइन से मतलब, बट डेविएशन यही तो कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो
इसने वो -4 की जगह कितना लिख लिया उन्होंने, 4। फिर 8 - 9 वो भी 1 लिख लिया, 10 - 9 1, 10 - 9 1, 12 - 9 3, 9 - 0 0। अरे ये क्या लिखा है, ये कुछ नहीं है, डेविएशन है। और ये क्या है नीचे जो लिखा है, कुछ नहीं है, सम ऑफ डेविएशन है। और ध्यान रखना डेविएशन मोड में निकाला है हमने, साइन का कोई मतलब ही नहीं रखा है, डेविएशन होता ही ऐसा है। तो अगर मैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दूं तो क्या निकलेगा, मीन डेविएशन। नहीं आया, नहीं आया समझ। अरे ये डेविएशन का मीन डेविएशन कैसे निकालूं, मीन डेविएशन। एक ही कंसेप्ट सिखाया इतने दिनों से, वो भी नहीं बोल पाते हैं अपन। सम ऑफ ऑल डेविएशन, तो भाई वही लिख रहा हूं ना, वही तो है ये, समेशन डी अपॉन एन, यही तो है मीन डेविएशन। और इसमें हमने सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी यूज की, मीन। इसीलिए ये क्या नाम बनना चाहिए पूरा, अबाउट मीन। अरे इसका नाम क्या बनना चाहिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन। नहीं आया समझ। अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी इसी क्वेश्चन में इसी डेटा पे मीडियन यूज कर लेता, तो ये एक्स बार की जगह पे एम मीडियन होता, निकालते डेविएशन ही, बस मीडियन से निकालते और यही मीन डेविएशन कर देते उसका। हेलो हेलो, समझ नहीं आया, बस सिंपल। क्या है इस कॉन्सेप्ट, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी कठिन होता ही नहीं इसमें। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकलता है, मीन डेविएशन तो सीख गए तुम, ये तो निकल गया, ये देखो ये निकाल दिया इसने, यही है ना, अपन भी तो यही बोल रहे थे, 10/6, ये तो आ गया। कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, तो जो ये निकाला है ना अपन ने 1.67, इसको जिससे निकाला था, किससे निकाला है ये डेविएशन, मीन से, इसको मीन से ही डिवाइड कर दो, मतलब किससे डिवाइड कर दो, बस ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया ऑफ एमडी। क्या ये समझ में आ रहा है, वैल्यू निकालो इसकी कितनी आएगी, इनटू 100 करोगे, कोफिशिएंट है तो परसेंटेज में आ जाएगी। हाँ उसने तो कोफिशिएंट निकाला नहीं है, इसलिए उसका आंसर मैच नहीं कर पाओगे, बट तुम समझ गए मेरी बात, आई होप। अगले क्वेश्चन पे हो जाएगा, उस पे दोनों निकाल रखे, अब खुद से करने की कोशिश करो। उसने क्या बोला है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट अबाउट, बोर्ड पे भी, वो उस पे भी देखोगे तो दिख जाएगा, बोर्ड पे देखो, मीडियन। इस बार मीन से नहीं निकालने, किससे निकालने, डेविएशन मीडियन से निकालने, करना बाद में उनका मीन डेविएशन ही है। हेलो हेलो, मतलब वही सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल डेविएशन डिवाइड, करना वही है, पर डेविएशंस किससे निकालने, मीडियन से। तो क्या करेंगे, ये अगर सपोज हमारी ऑब्जर्वेशन है तो पहले हम मीडियन निकालेंगे, इसका मीडियन निकाल पाओगे, देखो उसने खुद अरेंज करके दिए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और एक और बात बताऊं, इधर 3 छोड़ दो, इधर 3 छोड़ दो, तो यही आएगा, क्योंकि वो पोजीशन से चलता है, और सेंटर पोजीशन इतनी आराम से मिल गई हमको, तो मीडियन तो 70 आएगा। तो अगर ये 70 हो गया तो हर ऑब्जर्वेशन से 70 का गैप निकालो, साइन को इग्नोर करो, ये टोटल ऑफ डेविएशन आ गया, टोटल ऑफ डेविएशन का पहले मीन डेविएशन निकालो, वो हो गया हमारा एब्सोल्यूट मेजर। मीन डेविएशन मतलब 61 को किससे डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 61 डिवाइडेड बाय 7, ये देखो ये आ गया, ये क्या है, 61/7 तो ठीक है, ये क्या किया, क्या निकाल दिया, तुम कैलकुलेटर पे निकालो, ये मिस प्रिंट है, 61/7 की वैल्यू निकालो, हाँ अभी रुको बताता हूँ, वो बड़ी वैल्यू होगी, उसमें क्या है डेटा, ऊपर चेक करो, क्वेश्चन थाउजेंड्स में दिए हैं, इसलिए इसमें 1000 मल्टीप्लाई किया जो तुम्हारे पास वो वैल्यू लिखी हुई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, आंसर की टर्मिनोलॉजी है, क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी की वैल्यू वही है, समझ गए ना तुम। अगर इसका कोफिशिएंट निकालना है तो मैंने कहा ये जो 8.71 निकाला है पूरा सॉल्व करके, इसको डिवाइड कर दो जो इसकी सेंट्रल टेंडेंसी थी उससे, इसकी सेंट्रल टेंडेंसी कौन थी, मीन, सॉरी मीडियन, और मीडियन कितना था 70, अरे बोलो ना हाँ,
70 से डिवाइड करके इंटू 100 कर लो, आ जाएगा। हाँ, कुछ सीखे या नहीं? ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखो। ग्रुप डेटा है, फ्रीक्वेंसी वाला। हमसे कह रहा है कोफिशिएंट निकालो मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या हम इन दोनों डेटा से मीन निकाल सकते हैं? अरे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, और शॉर्टकट और वो सब मेथड की अपने को जरूरत नहीं, अपने पास क्या है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कैसे चलेगा इस पे? हाँ, टोटल करना है, जीटी फंक्शन का यूज करेंगे अपन। कैलकुलेटर चलाओ। सबसे पहले कैलकुलेटर पे लिखो 5 into 1। देखो मैं लिख रहा हूं वहां पे, ऐसा कैलकुलेटर पे लिखते जाओ 5 into 1। अब कुछ और नहीं करना है, सीधा कैलकुलेटर कुछ और भी कर लेगा। 3 into 8, ना मैंने कोई फंक्शन नहीं दबाया, प्लस इक्वल टू कुछ नहीं करा। 5 into 1 का इक्वल टू दबाया होगा, तभी 5 into 1 5 आएगा। हाँ चलो, मैं एक स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। देखो उधर देखना और वैसे करना है। पहले 5 into 1 करो, फिर इक्वल टू दबाओ। अब उसने ये पूरा सॉल्व कर दिया। अब कैलकुलेटर बड़ा आराम से, तुम्हें लग रहा होगा कैलकुलेटर पे 5 लिखा है, अब मैं अगर कुछ लिखूंगी तो वो लिखा हुआ आ जाएगा? नहीं आएगा, वो नया फंक्शन चालू करेगा। इसलिए अगला चालू करो, 3 into 8 इक्वल टू, ये ऐसा आता जा रहा है ना। फिर अगला करो 5 into 9 इक्वल टू, फिर अगला करो 7 into 2 इक्वल टू, फिर अगला करो 9 into 1 इक्वल टू। अब ये सब हो गया। अब हमने जितने इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करे हैं वो सब लग के बैठा है अभी। तुम बस क्या दबा दो, जीटी। तो उसने कर दिया टोटल। कितना आया टोटल? 97 आया। अब हमारे फ्रीक्वेंसी गिन लेंगे तो टोटल ऑब्जर्वेशन पता चल जाएगी। अरे रिपीटेटिवली है ना सब। 5 8 13 और 9 22 और 2 24 और 1 25 डिवाइड बाय 25। नहीं था, ये आया मीन। हमें तो क्या चाहिए? मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन आ गया है, तो हर ऑब्जर्वेशन को अब क्या करेंगे हम? इस मीन से डेविएशन ढूंढेंगे उसका। अरे ये वन पहली ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन, ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन नहीं होती, ये रिपीटेशन होते हैं। तो वन पहली ऑब्जर्वेशन है, वन का डिफरेंस डिस्टेंस कितना है? 3.88 से। अरे यही तो गेम है, ये रहा डी। सबका उसने वो निकाला। लेकिन फिर वही बात है, बच्चों जैसी गलती ना हो कि हम यहां समेशन ढूंढे। ना 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 ना, ये रिपीट है। कितनी बार? 5 बार। अरे जो डेटा रिपीट है तो डेविएशन भी तो 5 बार रिपीट है ना उसका। जब ये 1 5 टाइम्स लिखा हुआ है तो फिर ये डेविएशन भी तो 5 टाइम्स आएगा। समझ रहे हो ना? लॉजिक से समझ लो बस। तो हमें क्या करना पड़ता है? एफडी, यहां सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन के लिए। तो यहां पे डेविएशन यहां आएगा, समीशन एफडी। कोई डाउट? ये आया देखो समीशन एफडी 42.88। और समीशन एफडी को अपन मीन कर लेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 से डिवाइड कर लेंगे। और अगर इसका कोफिशिएंट निकालना है तो ये जो फाइनल आंसर निकला है इसको डिवाइड कर लेंगे, जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी थी, दैट इज मीन, दैट इज 3.88। तो ये क्या निकल जाएगा? कोफिशिएंट। बहुत कठिन है क्या? वेरी इजी। ये लो, परसेंटेज में निकाल दिया 100 करके, आंसर हो गया। अगला डेटा कैसा है? अब उसने अभी पिछली बार सीधा सीधा दिया था, इस बार मिड वैल्यू वाली कहानी। याद रखना, ये डिस्टेंस पे ये गैप नहीं आनी चाहिए जब भी ऐसा डेटा हो, नहीं तो उसको कंटिन्यूअस बना लेते हैं हम। अरे हाँ या ना? बाकी तो कोई दम नहीं है, मिड वैल्यू निकाल लो। पता है ना मिड वैल्यू? उसने बोला है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीडियन। तूने प्रैक्टिस नहीं की है, इसने की है। कंसेप्ट याद है कि भूल गई है? इसके तरीके से जाने की जरूरत नहीं है। तो क्लास इंटरवल निकालेगी, फ्रीक्वेंसी निकालेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेगी। याद आ गया? और ये क्लास इंटरवल होता है तो ऑलरेडी ये अरेंज तो होता ही है असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मीडियन तभी निकल सकता है जब ऑर्डर अरेंज हो। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जितनी आएगी,
तो टोटल आएगी यहाँ पे वैल्यू जितनी ऑब्जर्वेशन है, एन एन आएगा ना, यहाँ क्यूमुलेट कर लेंगे सारी फ्रीक्वेंसी। तो हम मीडियन निकालते तो n/2 निकाल लेते हैं। n/2 से क्या डिसाइड हो जाता है, बहुत सारी चीजें। जैसे मीडियन निकालनी हो तो L1 उससे ही तय होता है, लोअर क्लास इंटरवल जहां से शुरू होना चाहिए। फिर n/2 माइनस NL अपॉन NU माइनस NL, वो तो मैं तेरे को गैप से कंसेप्ट समझाया था, इंटू C, ये क्लास विड्थ है। उस क्लास में अपन L1 से लेके वहां तक, और ये पूरा प्रपोर्शन है और कुछ भी नहीं है। तो M याद आ गया ना, मीडियन ऐसे निकाल दें। उसने वैसे ही निकाला, ये देख, ये 50 हो गया अपना, n/2 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 होगा मतलब इस रेंज में आया, ये लोअर लिमिट हो गई L1, यहां से शुरू होगा, और ये NU हो गई, ये NL हो गई, ये टोटल गैप हो गया जिसमें आगे ढूंढना है हमको। ये रहा NU माइनस NL, 40 माइनस 20, और 25 से आगे जाना है, n/2 माइनस NL। कोई दिक्कत, ऐसे आंसर निकल आएगा। तो टेंशन मत ले अंशिका का, वो अभी क्लास में हो गए सब मीडियन। अगर मीडियन आ गया तो फिर हमारा ध्यान तो किस पे है, डेविएशन पे। फ्रीक्वेंसी है तो याद भूलना नहीं, इसके अंदर इस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा, ये कुछ नहीं है, ये FD है, फिर ये समेशन FD है, और समेशन FD अपॉन n कर देंगे, और अगर इसका कोफिशिएंट निकालना होगा तो जो हमारा मीडियन आंसर में निकला था 62.50, उसको डिवाइड कर देंगे। एक कंसेप्ट है छोटा सा, और उससे पूरे सारी कहानी खत्म हो गई। लास्ट में वो बोल रहा है कि वो इक्वेशन वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। अगर मैं तुम्हें मीन डेविएशन x का बता दूं तो तुम y का बता दो, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। -11 माइनस 4x, y इक्वल्स टू -11/3 -4/3x। फिर ये पार्ट तो हो जाता है इररिलेवेंट, और ये साइन भी हो जाता है इररिलेवेंट। ले दे के बचेगा 4/3 इंटू एक्स का तो वैल्यू बताई रखी है 5.40, यही आ गया, देखो इक्वेशन खत्म। कोई दमेगा, देखो तुमने मुझे बोला ये वाला टॉपिक करा दो सर, 15 मिनट भी नहीं लगे, उसके पहले ही हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए। अब आता है मेन खिलाड़ी, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो मेरे हिसाब से कल करो फ्रेश माइंड के साथ, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा दिमाग में घूम जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कंपैरेटिवली बड़ा भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और इसे सीखे बिना अपन कोरिलेशन नहीं सीख पाएंगे। इसके पहले मैं, अगर तुम्हें और पढ़ना है 10 मिनट, 10 मिनट सिर्फ, तो मैं क्वार्टाइल डेविएशन खत्म कर देता हूँ। तो डेविएशन में केवल एक ही टॉपिक बचेगा, उतना ही सिंपल है जितना मीन डेविएशन था, इवन उससे भी ज्यादा सिंपल। मैं कह दूं रेंज जितना सिंपल। बोलो 10 मिनट, देखो पता है क्वार्टाइल क्या होते हैं, देखो मीडियन क्या होता है, अगर सारी ऑब्जर्वेशन को बीच में से तोड़ दूं, सेंटर पोजीशन, तो क्या बन जाती है। अगर मैं किसी सारी ऑब्जर्वेशन को 4 हिस्सों में बराबर तोड़ दूं, अभी ये 2 हिस्से टूटे थे 1 और 2, इसीलिए एक मीडियन मिला था, समझना, और एक ही वैल्यू थी उस मीडियन की। अगर मैं इसको 4 हिस्सों में तोड़ दूं, देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3rd पार्ट और 4th पार्ट, तो 25-25% ऑब्जर्वेशन तोड़ दिया अपन ने, ऐसा जैसे 50-50% हुआ था, ये 25-25-25% हो गया, राइट। एक सेकंड, कोई आया है।